विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें यह आज चौथी वीडियो है। और नाटक का प्रारंभ कैसे हुआ आधुनिक काल में, इसी को आज हम इसका वाचन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि शुक्ल जी ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, लेकिन विलक्षण बात तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता। भरत मुनि ने नाटकों की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है। लोक जागरण का यह सशक्त माध्यम है। अंतर विरोध यहाँ भी है, पर अधिकांश नाटकों की मूल चेतना सामाजिक राजनीतिक है। उन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद भी किया है और मौलिक नाटकों की सृष्टि भी। विद्यासुंदर, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि अनुदित नाटक है। और चंद्रावली, प्रेमजोगनी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी आदि मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटक उनके रसिक मन, नीतिमत्ता और राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। ये अभी तक भारतेंदु जी के बारे में कहा जा रहा है। मुद्रा राक्षस तो सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसका उपसंहार भारतेंदु का अपना है। पै अरिसौ छल किए, दोष नहीं मुनियन यह बतायो। उनके मौलिक नाटकों में अतीत का गौरव गान भी है और युग अनुरूप नई नाट्य परंपरा की शुरुआत भी। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और प्रेमजोगनी ऐसे ही नाटक हैं। नाट्य प्रयोग की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। भारत दुर्दशा की टेक है, अंग्रेज राज सुख साज अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। धन के विदेश जाने से ही इसकी दुर्दशा है। मुसलमानी राज्य में धन विदेश नहीं जाता था। दूसरे अंक में भारत दुर्योधन का प्रसिद्ध वाक्य याद करता है, सुच्यांग नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। पर अंग्रेजों ने कूटनीति चाल से सारा देश हड़प कर इसे शमशान बना दिया। भारतेंदु ने अपने एक निबंध में लिखा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों से यहाँ के लोग निरंतर युद्ध करते रहे, पर अंग्रेज ने तो हमारी वीरता को भी मटिया मेट कर डाला। भारत दुर्दशा का रूप बिंब है क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, हाथ में नंगी तलवार। भारत दुर्दशा की फौज में एक से एक महारथी हैं। आलस्य, धर्म, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपव्यय आदि। ऐसे बाकी जवानों के सामने चंगेज खां, नादिर शाह, अदने सिपाही हैं। उसके सबसे बड़े महारथी हैं आलस्य और अनैक्य। इस नाटक के बुद्धिजीवी पात्र हैं संपादक, कवि, वक्ता, प्रबुद्ध महाराष्ट्रीय और बंगाली। पर ये लोग कर्म से नहीं जुड़े हैं। केवल क्रांतिकारी संपादकीय और ओजस्वी कविताएं लिखने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर और राजराजेश्वरी के प्रति भारतेंदु का आदर है, पर मध्यकालीन भक्तों के परमेश्वर की शक्ति संपन्नता में उन्हें आस्था नहीं है। भारत दुर्दशा कहता है, कहाँ गया मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। इस देश को भाग्यवाद में गहरा विश्वास रहा है, पर इस नाटक में भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इसे ट्रेजेडी मानते हैं। भाग्यवाद के विदा होने पर भारत के जागरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अतः यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी ये भी महत्वपूर्ण है। इनके तो लगभग सभी नाटक महत्वपूर्ण हैं। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है, तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक।
यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग्य है, जो नाटक की पूरी संरचना में घुल मिल गया है। नाटक का व्यंग्य मुख्यतः 3 स्तरों पर उभरता है: राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। भाजी और खाजा एक भाव बिकते हैं। अपराध कोई करता है, दंड कोई भी पा सकता है। अनुचित कर भार, महाजनी, शोषण, रिश्वतखोरी के कारण सामान्य जनता त्रस्त है। बाजार का दृश्य अत्यंत सशक्त और सजीव है। कुंजड़ीन हलवाई मछली वाला की हाकों में राजकीय कुव्यवस्था बुरी तरह उद्घाटित हो गई है। टके का महत्व तो सर्वोपरि है। टके के लिए जाति, धर्म आदि बेचे जा सकते हैं। आज के युग में तो पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा रहा है। लोक कथा और लोक संस्कृति को आधार बनाकर भारतेंदु ने इस नाटक का रूप ही बदल दिया है। रामविलास शर्मा ठीक ही लिखा है। उन्होंने यहाँ यह दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों की राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पर नौटंकी का स्पष्ट प्रभाव है। भाषा की नाट्यमानता का क्या कहना। लोकोक्तियों, मुहावरों को सीधी सड़क से उठाकर नाट्य बिंब में रूपांतरित कर दिया गया है। वस्तुतः भारतेंदु ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को नया रूप दिया। इस काल में कुछ ऐसे नाटक लिखे गए हैं जिन्हें रोमांटिक, ऐतिहासिक, रोमांस, प्रहसन और सामाजिक पौराणिक नाटकों की श्रेणियों में रखा जा सकता है। लाला श्री निवास दास 1851 से 1897 ईस्वी के रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसका समय 1877, और किशोरी लाल गोस्वामी के मयंक मंजरी में नायिका को प्राप्त करने के लिए नायकों के मध्यकालीन शौर्य के दर्शन होते हैं, पर नायक नायिकाओं का रीतकालीन छिछोरेपन का भी प्रभाव है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक मानते हैं। राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप नाटक उस समय का अत्यंत लोकप्रिय नाटक है और इस नाटक के कई अंतर्विरोध हैं। इसकी नाटकीय प्रस्तावना में कहा गया है कि राणा की लड़ाई का अभिप्राय है अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की रक्षा की लड़ाई, किंतु नाटक का कथ्य इसके मेल में नहीं है। कुछ लोग इसे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध मानते हैं। पता नहीं इसे भारतीय वीर की शौर्यगाथा का पुण्य स्मरण मानने से किसी को लज्जा का अनुभव क्यों होता है। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, काशीनाथ खत्री का सिंधु देश की राजकुमारियाँ और गुन्नौर की रानी तथा राधा कृष्ण दास का महारानी पद्मावती आदि सामान्य ऐतिहासिक नाटक हैं। राधाचरण गोस्वामी 1858 से 1925 ईस्वी वृंदावन के प्रसिद्ध गोस्वामी थे। उन्होंने 2 प्रहसन लिखे, तन मन गोसाई जी को अर्पण, जो पिछली बार पूछा भी गया था 2021 में, और बूढ़े मुँह मुआसे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहले में धर्मगुरुओं की छद्म लीला का भंडाफोड़ किया गया है, अर्थात तनमन गोसाई जी को अर्पण में, और बूढ़े मुँह मुआसे में पर नारी गमन का दुष्परिणाम दिखाया गया है। खड़ग बहादुर मल्ल ने, जिसके नाम पर बांकीपुर के खड़ग विलास प्रेस की स्थापना हुई, भारत आरत प्रहसन लिखा। भारत आरत प्रहसन किसका है? खड़ग बहादुर मल्ल का भारत आरत। इसमें शासकों के अत्याचारों तथा शासितों की असहायता पर गहरा व्यंग किया गया है। देवकी नंदन के जयनार सिंह में ओझाई पर तथा अंबिका दत्त व्यास के देसी घी और चर्बी में व्यवसाय में घालमेल पर व्यंग है। सामाजिक पौराणिक नाटकों में बालकृष्ण भट्ट का
जैसा काम वैसा परिणाम। राधा कृष्ण का दुखनी बाला नाटक, जवाहरलाल वैद्य का कमल मोहिनी भंवर सिंह नाटक, गोपाल गहमरी का विद्या विनोद नाटक आदि नाटक लिखने के लिए लिखे गए नाटक हैं। वास्तविकता तो यह है कि भारतेंदु को छोड़कर शेष नाटककारों की रचनाएं कालखंड में विजड़ित हैं। इतिहास के आगामी चरण का संबंध केवल भारतेंदु के नाटकों में ही स्थापित हो पाता है, वह भी अंधेर नगरी से। उपन्यास। इस काल में व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों का एक मध्य वर्ग पैदा हो गया था। उपन्यास का आविर्भाव अर्थात शुरुआत मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और समस्याओं को लेकर हुआ। कुछ लोग इसका आरंभ भारतेंदु की एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती से मानते हैं। इसके कुछ ही पृष्ठ लिखे गए थे, किंतु विद्वानों के मतानुसार इसमें उपन्यास की संभावनाएं हैं, पर इसके आधार पर भारतेंदु को हिंदी उपन्यासों का पुरस्कर्ता नहीं माना जा सकता। हिंदी उपन्यासों की परंपरा को पीछे ढकेलने की प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी जिसका समय 1870 ईस्वी है, वामा शिक्षक जिसका समय 1872 है, भाग्यवती जिसका समय 1872 ही है, को हिंदी के पहले उपन्यासों में गिनते हैं, पर ये स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है। इनमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। प्रवृत्ति की दृष्टि से इस काल के उपन्यासों को सामाजिक तिलस्मी, जासूसी, स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक रोमांस की श्रेणियों में रखा जा सकता है। शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। यही सही है। लाला जी लक्ष्मणदास की दिल्ली की कोठी के प्रमुख प्रबंधक थे। उन्हें व्यापारिक जीवन तथा मध्यवर्ग के बिगड़े युवकों का व्यवहारिक अनुभव था। वे रणधीर प्रेम मोहिनी जैसा चर्चित नाटक लिख चुके थे। मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ को चित्रित करने के लिए वे साहित्य के नए ढांचे खोज रहे थे। इसे उन्होंने संसारी वार्ता कहा। यह परिकथाओं से पृथक जीवन अनुभव पर आधारित है। कथा में आवश्यकता अनुसार उलटफेर, चरित्र, साकांक्षता आदि के समावेश द्वारा इसे उपन्यास का कामचलाऊ विन्यास मिल गया है। लंबे उबाऊ शिक्षा मूलक प्रकरणों के कारण विन्यास में बिखराव भी कम नहीं है। वास्तव में इस उपन्यास में कुसंग के कारण बिगड़े हुए व्यापारी नवयुवक की कहानी है जो अच्छे संग के कारण सुधर जाता है। इस उपन्यास में कुसंग के कारण बिगड़े हुए व्यापारी नवयुवक की कहानी है जो अच्छे संग के कारण सुधर जाता है, पर बीच बीच में सुख दुख सज्जन आदि पर किताबी विचार विमर्श उबाऊ हो जाते हैं और अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देश भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। इस तरह से उस युग की समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया है वह प्रशंसनीय है। प्रेमचंद के आदर्श सन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। बालकृष्ण भट्ट के दोनों उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी जिसका समय 1887 ईस्वी है, 100 अजान 1 सुजान 1892 ईस्वी, शिक्षा मूलक और सुधारवादी है। पहले में अर्थात नूतन ब्रह्मचारी में नायक विनायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। दूसरे में सत्संग के कारण बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है। परीक्षा गुरु की परिपाटी के अनुरूप इसमें भी नीतिपरक उद्धरणों की
भरमार है। महता लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल, जिसका समय 1899 ईस्वी है, सत्संग की महिमा का उपन्यास है। महता के अन्य उपन्यासों में आदर्श हिंदू गृहस्थ और आदर्श दंपति का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। राधा कृष्णदास का निस्सहाय हिंदू 1889 ईस्वी में लिखा गया है, में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है, जो तत्कालीन समाज में व्याप्त एक मनोवृत्ति को उजागर करता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 2 उपन्यास लिखे हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, जिसका समय 1889 है, और अधखिला फूल 1907 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में ठेठ हिंदी में अनबिल विवाह का परिणाम और अधकिला फूल में दूसरे में सतीत्व का गौरव गान किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1885 में लिखा गया। अंबिका दत्त व्यास का आश्चर्य वृत्तांत 1893 में लिखा गया। ब्रजनंदन सहाय का सौंदर्य उपासक 1911 ईस्वी में लिखा गया। स्वच्छंदतावादी उपन्यासों की श्रेणी में आएंगे। उपनिवेश विरोधी वातावरण में व्यक्ति स्वातंत्र्य की नींव पड़ चुकी थी। इन उपन्यासों में प्रेम को केंद्र में रखकर नए मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है, किंतु इन्हें ठीक ठिकाने का स्वच्छंदतावादी नहीं कहा जा सकता। इन पर रीति प्रणाली का भी गहरा प्रभाव है। जगमोहन सिंह भारतेंदु के मित्रों में से थे। उन्होंने मध्य प्रदेश का अच्छा भ्रमण कर रखा था। श्यामा स्वप्न के संश्लिष्ट प्रकृति चित्रण पर शुक्ल जी मुग्ध हैं, पर श्यामा स्वप्न का औपन्यासिक ढांचा अलंकृत मूलक और बिखरा बिखरा है। इसकी विषय एकदम नई है। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी और क्षत्रिय कुमार का स्वच्छ प्रेम वर्णन है। इस तरह से यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास सिद्ध होता है, पर नायक नायिका के आलिंगन चुंबन, विरह निवेदन, रूप चित्रण आदि ऋतुवर्णन आदि उपन्यास के उस स्वच्छंदतावादी ढांचे में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। आश्चर्य वृत्तांत जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विषय मूलक अलौकिक दृश्यों से भरा पड़ा है। इसमें पाश्चात्य संस्कृति की निंदा और भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की गई है। ब्रजनंदन सहाय भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवनी लेखक भी थे। उनके पास भी ठाकुर जगमोहन सिंह का कवि मन था। प्रेम के वे वैसे ही पुजारी थे। प्रकृति वर्णन में उनको वैसा ही रस आता था। जगमोहन सिंह के उपन्यास का तो एक नैतिक पक्ष भी है। सौंदर्य उपासक सामाजिक नैतिकता से परे सौंदर्य उपासना को स्वयं साध्य मानता है। वह विवाह एक से करता है, अपनी साली के सौंदर्य की उपासना करता है। इसमें पाप पुण्य का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तम पुरुष में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये इम्पोर्टेंट है। उत्तम पुरुष में लिखा गया हिंदी का उपन्यास, जिसको सौंदर्य उपासक, जिसका नाम सौंदर्य उपासक। जैनेंद्र और गे के उपन्यासों का अग्रज भी बाबू देवकीनंदन खत्री, जिनका समय 1861 से 1913 ईस्वी है, के अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास चंद्रकांता, जो 1891 में के प्रकाशित होने पर तिलस्मी उपन्यासों की धूम मच गई। खत्री जी ने नौगढ़ के जंगलों का ठेका ले रखा था। विंध्याटवी के नदी नाले गुफा खोहों में उन्हें एक रहस्यमयता दिखाई पड़ी। ये ठेका लिए थे और उसी समय इन्होंने वहाँ जंगल वंगल को देख के तब इन्होंने चंद्रकांता लिखी है।
चुनार के किले से उन्हें मध्यकालीन आल्हखंड के जादुई युद्ध याद आए। इसकी प्रेरणा से उन्होंने चंद्रकांता का जो ढांचा खड़ा किया वह अय्यारों के करिश्मों और बाजीगरों से भरा पड़ा है। चंद्रकांता विजयगढ़ नरेश की कन्या है। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर नवगढ़ का राजकुमार मुग्ध हो जाता है, किंतु विजयगढ़ के मंत्री पुत्र की आंख भी उस पर लगी हुई है। मंत्री पुत्र चुनारगढ़ के राजा को अपने पक्ष में कर लेता है। युद्ध होता है, इसमें अय्यार लड़ते हैं। अंत में चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार का विवाह हो जाता है। यह कहानी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उपन्यास की बुनावट। यह तिलस्म और अय्यार के ताने बाने से बुना गया है। तिलस्म में एक इमारत होती है जो ज्योतिषियों, तांत्रिकों और नजूमियों की देखरेख में बनाई जाती है और उसमें अपार संपत्ति सुरक्षित रहती है। यह जायसी के सिंहलगढ़ से कहीं अधिक रहस्यमय है। इसमें एक बार फंसने पर बाहर निकलना असंभव सा है। कहीं विशालकाय बगुला खड़ा है जो आदमी को देखते ही लील जाता है, कहीं गुंजलक मारे अजदाहा बैठा है। उसने सांस ली कि आदमी उसके भीतर पहाड़, खोह, बाग बगीचे, नदी नाले, फल फूल सब कुछ विद्यमान है। ऐशो आराम का पूरा संसार है। युद्ध अय्यार ही करते हैं। वे जब चाहे रूप बदल सकते हैं, जहाँ चाहे क्षण भर में पहुँच सकते हैं। उनके पास एक जादुई बटुआ होता है जिसमें बेहोश करने की जड़ी बूटी और बेहोशी दूर करने का भी लखलखा और अदृश्य करने वाला गुटका होता है। इस तरह के उपन्यासों में पाठक एक बार धंसा तो फिर बाहर निकलना संभव नहीं। उसके कुछ अपने नियम होते हैं। तिलस्म नायक ही तोड़ेगा। अय्यारों की भी अपनी आचार संहिता है। प्रश्न होता है कि इस तरह के उपन्यासों की रचना क्यों की गई? क्या यह केवल तिलस्म होशरूबा के प्रभाव में लिखी गई, जैसा प्रेमचंद मानते हैं? क्या यह शुद्ध मनोरंजन के लिए निर्मित की गई, जैसा खत्री का मानना है? कुछ ऐसा कथाकार अय्यार आलोचक है जो अपने रंगीन चश्मे से उसमें उसी प्रकार राष्ट्रीयता ढूंढ निकालते हैं जिस प्रकार एक पंडित वर्ग वेदों में वायुयान निर्माण की विधि अन्वेषित कर लेता है। मेरे विचार से यह मध्यकालीन सामंती परिवेश का ध्वंस व विशेष है जिसमें झूठी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, झूठे वैभव और कृत्रिम शौर्य का प्रदर्शन होता है। अंग्रेजी राज्य की संपूर्ण स्थापना के बाद विगत की प्रभावहीन जुगाली की जा सकती है। अपनी हार को तिलस्म की भूल भुलैया में भुलाया जा सकता है। प्रेमचंद के उपन्यास इसकी प्रतिक्रिया भी है और इस उपन्यास के अतिरिक्त खत्री जी ने कई अन्य उपन्यास लिखे हैं। उनमें चंद्रकांता संतति को विशेष ख्याति और लोकप्रियता मिली। खत्री के उपन्यासों की देखा देखी गोपाल गहमरी 1866 से 1946 ने तिलस्मी उपन्यासों की लय पर जासूसी उपन्यास लिखना आरंभ किया। उन्होंने लगभग 200 उपन्यासों की रचना की। अपने उपन्यासों के प्रकाशनार्थ उन्होंने जासूस नामक एक पत्र निकाला। खत्री के अनुसार खत्री के उपन्यासों की बरगदी छाया में उनके जासूसों का स्वतंत्र रूप नहीं बन पाया। यहाँ पर भी वही बाजीगरी, वही गुप्त कोठरियाँ, वही खटका दबाने पर दीवार का गायब होना है। इस काल में किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 समय है इनका, ने उपन्यासों का ढेर लगा दिया। किशोरीलाल गोस्वामी उन्होंने कुछ किस्म के उपन्यास लिखे हैं, सामाजिक, ऐतिहासिक, अय्यारी, तिलस्मी और जासूसी। उनमें शिक्षा और धर्म दोनों का घालमेल है। शुक्ल जी ने उनके छोटे बड़े 65 उपन्यासों का उल्लेख किया है। प्रणयिनी
प्रणयिनी, परिणय, हृदय हारणी, आदर्श रमणी, तारा, जिंदे की लाश, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल का रंग महल में हलाहल के आधार पर कहा जा सकता है कि वे सनातन धर्म की रूढ़ियों के पोषक और हिंदूवादी मरे हुए संस्कारों के समर्थक और प्रतिक्रियावादी उपन्यासकार थे। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र वासनाओं के रूप, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भले ही मिल जाए, पर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में ये नदी के द्वीप हैं। उर्दू के उपन्यासकार मौलाना अब्दुल हलीम सरर 1860 से 1926 के उपन्यास मुसलमानी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। इस उपन्यासों का समग्रतः आकलन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें पुरातन प्रियता और नएपन का मिला जुला रंग है। इन्हें ही स्थान पर प्रतिक्रिया और प्रयोग का अनमेल संगम है। किंतु नारी शिक्षा, अनमेल विवाह का विरोध, स्त्री स्वातंत्र्य आदि कुछ ऐसे विचार बिंदु हैं जो आगे के उपन्यासों में मिलते हैं। कथा वस्तु के निर्माण में घटना का अंबार लगा हुआ है। घटनाएं भी वैचित्र्यपूर्ण, विस्मयावह और रोमांचकारी। पात्र अच्छे बुरे खानों में बटे हुए हैं। उपदेशों की कम भरमार नहीं है। रूपात्मक दृष्टि से उन्हें निर्माणात्मक अवस्था का उपन्यास कहा जा सकता है। प्रेमचंद ने धीरे धीरे अपने को इससे मुक्त किया। जहाँ तक धर्म का संबंध है, वे अतीत उन्मुख हिंदू समाज विस्तार वेदांतियों के विरुद्ध थे। उनके मतानुसार देश का कल्याण राजनीतिक एकता में निहित था। रीतकालीन नायक नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, घिसे पिटे ऋतु वर्णन के विरुद्ध उनकी वाणी की मुखरता दृष्टव्य है। कदाचित वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रीतकालीन प्रवृत्तियों और परिपाटीग्रस्त शैली पर खुला प्रहार किया। मल्लाहों, कहारों आदि के लोकगीतों में उन्हें सच्ची कविता की झलक मिलती है। समालोचना की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा कि जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वह सब भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह से प्रकट हो सकते हैं। स्पष्ट है कि वे आलोचना को इतिहास से संबद्ध प्रासंगिकता के संदर्भित देखना चाहते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की ट्रेजेडी नाटक और कथा साहित्य की आलोचना के लिए अंग्रेजी साहित्य के आधार पर जो कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि प्रतिमान बने, उसका प्रयोग भट्ट जी ने संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना में किया। उसके मतानुसार लालाजी पुरावृत्त और ऐतिहासिक नाटक में अंतर नहीं कर पाते। इसके लिए जिस कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है वह लालाजी में नहीं है। चरित्रों के अपने अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है। सब एक ही रस में सने उपदेश देने की हवस में लथर पथर है। कथोपकथन तो नाटक का प्राण है। इस नाटक के संवाद नाटकीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उनकी उक्तियां भारतीय प्रेम का मखौल उड़ाती हैं। बीवी संयोगिता की अमर्यादित लंबी स्पीच में उन्हें चिढ़ है। भट्ट जी की आलोचना एकांगी अवश्य हो गई है, पर वह नाटक का खरा आकलन है। उसी पुस्तक की आलोचना प्रेमघन ने अपने पत्रानंद कादंबरी में की। उसमें पुराने ढंग पर रस संधि अलंकार के दोष और गुण पर विचार किया गया है।
भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेम घन का पुरातन और पिटा हुआ। अब आगे है ब्रज भाषा काव्य परंपरा और खड़ी बोली। इस समय हिंदी साहित्य एक विचित्र द्विभागीकृत, जिसको डाइकोटोमी स्थिति से डाइकोटोमी कहते हैं, स्थिति से गुजर रहा था। गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की ब्रजी। दूसरी भाषा के साहित्य में इस प्रकार का द्विभागीकरण नहीं था। चूँकि ब्रजी में गद्य को कोई स्वस्थ परंपरा नहीं बन सकी थी, इसलिए खड़ी बोली को अपनाने में कोई असुविधा नहीं हुई। लेकिन काव्य की एक लंबी परंपरा जो ब्रज भाषा में उपलब्ध थी, उसे सहसा नहीं छोड़ा जा सकता। अतः कुछ छिटपुट भक्तिपरक रचनाओं को छोड़कर कविता में रीतकालीन प्रवृत्ति चल रही थी। यह भी एक प्रकार का अंतर्विरोध ही था। गद्य में नई राजनीतिक सामाजिक चेतना की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तो पद्य में समस्या पूर्ति नायिका भेद, षट्ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन की अनुगूंज। गद्य में नई नई साहित्यिक विधाएं विकसित हो रही थी, तो पद्य में कवित्व सवैये का परिपाटी ग्रस्त रूप। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।